सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल फिजिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें से ज्यादातर प्रश्न जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित हैं। टोटल ये जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है ऑन सफरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, यानी रुद्धोष्म प्रसार को झेलने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा। पहला ऑप्शन डिक्रीजेज यानी घटती है, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेज यानी बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहती है और चौथा ऑप्शन घट सकती है और बढ़ सकती है यानी मे इंक्रीज और डिक्रीज। अब बात की जा रही है रुद्धोष्म प्रसार। आप सभी लोग जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू जीरो होता है, यानी इस पूरे प्रक्रिया में हीट न तो दिया जाता है और न ही सिस्टम से हीट लिया जाता है। अब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इसको इस प्रकार से पढ़िए कि अगर किसी सिस्टम को आप डेल्टा क्यू हीट देंगे तो उस डेल्टा क्यू हीट में से कुछ का प्रयोग वो कार्य करने में खर्च करेगा डेल्टा डब्ल्यू, और जो बचा हुआ हीट है उससे वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। तो अगर आप 100 यूनिट का आप हीट देते हैं और मान लीजिए 80 यूनिट हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट किया और बचा हुआ 20 यूनिट उसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है यानी डेल्टा क्यू जीरो है। तो अगर डेल्टा क्यू जीरो रखेंगे तो यही इक्वेशन कहेगा कि फिर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। ये इक्वेशन ये कह रहा है कि जो भी कार्य किया जाएगा या जो भी कार्य होगा वो इंटरनल एनर्जी को घटाएगा क्योंकि निगेटिव। अब इसको जरा आप रियल में समझिए। रियल में ये समझिए कि मान लीजिए कोई गैस है, वो अचानक फैलने लगता है, उसमें प्रसार होता है, लेकिन शर्त ये है कि आप उस गैस को हीट कोई बाहर से नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप उस गैस को हीट बाहर से नहीं दे रहे हैं, डेल्टा क्यू जीरो है और वो गैस फैल रहा है, तो वो कार्य कैसे कर रहा है? मैंने तो बाहर से हीट दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब वो गैस अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी को खर्च करके फैल रहा है। तो अगर वो अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके फैल रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। यही बोला जा रहा है कि डेल्टा डब्ल्यू यानी वो गैस जो कार्य कर रहा है वो किसके कॉस्ट पे कर रहा है? अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे कर रहा है, उसको खर्च करके। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है यहाँ पे इस इक्वेशन में। समझ में आया? जैसे जैसे मान लीजिए अचानक रुद्धोष्म प्रसार, जैसे कोई गुब्बारा में मान लीजिए हवा भरा हुआ है, वो गुब्बारा फट जाता है तो अचानक उसमें का जो हवा है वो तेजी से वायुमंडल में फैलेगा और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हीट का चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी रुद्धोष्म प्रक्रम है वो बहुत तेजी से होता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। तो आप देखे होंगे जब वो गैस फैलता है, गुब्बारे से निकला हुआ गैस, तो वो जो फटा हुआ गुब्बारा को आप टच करिए तो वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? गैस की कम हो गई। यही नहीं, जैसे अचानक टायर का फटना, तो जहां कहीं भी अचानक ये एक्सपेंशन इस प्रकार का होगा, गैस का रुद्धोष्म प्रसार होगा, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप ये अच्छे से समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन यानी द पॉइंट फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम। यानी किस, ये दो प्रकार के थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। यानी ऐसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जिनकी वैल्यू पाथ पे निर्भर करती है वो पाथ फंक्शन होते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है? उसमें वर्क आता है और हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा यानी हीट क्यू, ये दोनों पाथ फंक्शन है। जबकि इंटरनल एनर्जी यू जो होता है, इंटरनल एनर्जी जिसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, वो स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ पे निर्भर नहीं करता, केवल और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट यानी इंटरनल एनर्जी। ठीक, जबकि बाकी ये थर्मल एनर्जी एंड वर्क ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह प्रक्रम जिसमें कोई ऊष्मा प्रणाली में प्रवेश या बाहर नहीं निकलती। पहले ही प्रश्न में मैंने बताया कि जिस भी प्रक्रम में डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट जीरो होता है, यानी निकाय को न तो इस ऊष्मा दिया जाता है न तो निकाय से ऊष्मा लिया जाता है, तो इसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। समदाबी प्रक्रम क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। देखिए, कांस्टेंट होना और चेंज दोनों अलग अलग चीज है। जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम जो एडियाबैटिक प्रक्रम होता है उसमें हीट कांस्टेंट होता है, तो हीट कांस्टेंट है तो हीट में चेंज यानी डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार समदाबी प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। इसी प्रकार सम आयतनिक प्रक्रम जिसको आइसोकोरिक कहते हैं उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। और इसी प्रकार आइसोथर्मल
आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नियत है, तो तापमान में होने वाला परिवर्तन डेल्टा टी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा है। तो डेल्टा टी यानी टी टू माइनस टी वन वो जीरो ही होना होगा, यानी टी वन बराबर टी टू होगा। अगर कोई भी स्टेज पे आप टेम्परेचर अलग अलग लेते हैं और समतापी है तो टेम्परेचर बराबर ही होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू जीरो होगा, डेल्टा टी। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका आंसर सी पार्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो आइडियल गैस होते हैं उनके अणुओं के बीच में न तो आकर्षण बल लगता है न तो प्रतिकर्षण बल। अब दो अगर एटम है, दो पार्टिकल है, उनमें मास है, अगर उनके बीच में किसी भी प्रकार का एट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन नहीं होगा तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का जन्म ही नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जन्म ही पार्टिकल के इंटरेक्शन से होता है। अब ये इंटरेक्शन दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। पर आइडियल गैस, आदर्श गैस में हम लोग उनका इंटरेक्शन मानते हैं कि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, यानी ना तो आकर्षण बल लगता है ना तो प्रतिकर्षण, और इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का जन्म ही नहीं होगा। इसीलिए उनकी स्थिति ऊर्जा हम लोग क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंसर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा इसका। स्थिति ऊर्जा सुनिए, पहला पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे ऊष्मा का निकटतीय संबंध क्या होता है? ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा, हीट, ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, एनर्जी से रिलेटेड है। समझ में आया? ऊष्मा का फ्लो, चेंज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये टेम्परेचर से जुड़ा होता है। लेकिन ऊष्मा का जो निकट संबंध है, क्योंकि ऊष्मा एनर्जी और ऊष्मा हीट, उसका यूनिट सेम होता है। दोनों वर्क, दोनों एनर्जी का ही फॉर्म है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, ये सब ऊर्जा के ही रूप हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो निकाय को उष्मी साम्य में कहा जा सकता है। उष्मी साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कब बोलेंगे? जब उनका तापमान क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो इफ दे हैव इक्वल टू टेम्परेचर, यानी उनका टेम्परेचर अगर दो निकाय का बराबर है तो हम उसको बोलेंगे कि वो तापीय साम्य में है। ठीक है, तापीय साम्य में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टी एस आरेख पर समतापीय वक्र। ठीक है, टी एस आरेख पे समतापी। एक काम करिए, एक एक्स एक्सिस लीजिए, एक्स एक्सिस पे आप एस एंट्रोपी रखिए और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। अब समतापीय यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और एस बदल रहा है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। ठीक, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी एस वाले अक्ष के पैरेलल मिलेगा। तो देख लीजिए, क्योंकि अच्छा अगर सम एंट्रोपिक बोलता है एस तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या नहीं बदल रहा है? टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। तो ग्राफ किसके पैरेलल हो गया? एस के। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा, एस के पैरेलल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि एस एक्सिस के पैरेलल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम पूछ रहा है, प्रथम नियम नहीं। प्रथम नियम पूछता तो क्या लिखते आप लोग? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है वो क्या कहता है? चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू चेंज इन हीट डेल्टा क्यू बटे टेम्परेचर। ये होता है सही फॉर्मूला। अब इससे आप लोग देख सकते हैं इसका सही फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सही फॉर्मूला डी पार्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सॉरी, हाँ, अगला प्रश्न है एंट्रोपी नियत रहता है। अब देखिए अभी अभी आप लोगों को बताया, ये देखिए चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब ये एंट्रोपी नियत कांस्टेंट रहे, ये कब होगा? कब होगा? जब डेल्टा क्यू कांस्टेंट हो या क्यू कांस्टेंट हो, और डेल्टा क्यू जीरो होना यानी क्यू कांस्टेंट होना। क्यू किस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है? रुद्धोष्म, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में रुद्धोष्म प्रक्रम में क्यू कांस्टेंट होता है, यानी डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो। अच्छे समझिए, डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट जीरो होता है, तो यहाँ डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो। किस प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, यानी एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है, तभी तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा एस क्या हो गया? जीरो। अब डेल्टा एस जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन जीरो
जीरो है। इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होगा तभी ना एंट्रोपी में परिवर्तन जीरो है। यानी एंट्रोपी किस में कांस्टेंट रहता है, किस प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे एंट्रोपी वृद्धि के अनुसार प्राकृतिक प्रक्रम में, एंट्रोपी वृद्धि के नियमानुसार प्राकृतिक। देखिए एंट्रोपी जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर होता है, ठीक है, यानी द डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, डिसऑर्डर बढ़ता है।